हाँ जी, नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश नैन। आज हम अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी के अंदर हम जानेंगे Cp क्या होता है, Cv क्या होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। वो डेरिवेशन हम आज ड्राइव करके देखेंगे कि वो कैसे आया था। उसके बाद हम ये जान लेंगे कि इनका रेशो गामा मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है, डायटोमिक गैस के लिए क्या होता है, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ओके। हीट कैपेसिटी को आप ऐसे समझिए कि जब हमें क्या, अगर देखिए सीधी सी बात, आप पहले ये सोचो कि अगर हमें किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाना है, क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, हम उसको हीट सप्लाई करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे जी, ठीक है। मतलब मैं जिसको जितने ज्यादा हीट दूंगा, मतलब हम पानी गर्म कर रहे हैं, ये सोचिए पानी गर्म कर रहे हैं, अगर उसको कम हीट देंगे तो वो कम गर्म होगा, अगर उसे ज्यादा हीट देंगे तो वो ज्यादा गर्म होगा। मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो मैं हीट दे रहा हूं वो जितनी ज्यादा दूंगा उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आया यहां से। हीट को हम क्या उसे दिखाते हैं, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जो टेम्परेचर मैंने बढ़ाया। कि टेम्परेचर कितना बढ़ा है, ये है डेल्टा टी से मैंने इसे दिखा दिया। ओके, डेल्टा टी से इसको मैंने दिखा दिया। क्या, अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाना है उसको हमें हीट देनी पड़ेगी, उसको मैंने डेल टी लिख दिया, जो टेम्परेचर बढ़ा और क्या हुआ, हीट। ओके, जब यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आना चाहिए। यहां पर कांस्टेंट मान लो सी आ गया और ये डेल्टा टी। ओके, ये सी जो कांस्टेंट है इसी को मैंने बोल दिया कि कैपेसिटी, बोलो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड ये आ गया मेरे पास। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो गया, जो प्रोपोर्शनलिटी का अब हमने साइन हटाया वहां पर एक कांस्टेंट आ गया। अब ये कांस्टेंट सच में कांस्टेंट होता है या वेरिएबल कांस्टेंट होता है? देखिए कांस्टेंट टू टाइप के होते हैं। एक तो कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू हमेशा ही सेम आने वाली है। लेकिन कुछ एक कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, चेंज होते वो कांस्टेंट है लेकिन उनकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे अपने पास हीट कैपेसिटी का होता है। हीट कैपेसिटी किसी सॉलिड की क्या होती है, जो कांस्टेंट होती है, लेकिन ये डिपेंड करती है, ओके, डिपेंड्स अपॉन किस किस के ऊपर, जो नेचर लिया है मटेरियल हमने उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर हीट कैपेसिटी क्या है, जो है डिपेंड करती होती है कि किस टाइप का हम सब्सटेंस ले रहे हैं। मतलब एक जगह मैं पानी गर्म कर रहा हूं, एक जगह मैं मान लीजिए कि हनी गर्म कर रहा हूं, शहद गर्म कर रहा हूं, या एक जगह मैं कोई भी सॉलिड मान लेते हैं कि मैं इस मार्कर को ही गर्म कर रहा हूं, ठीक है, इस मार्कर को ही गर्म कर रहा हूं। तो सभी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे अलग अलग हीट देनी पड़ेगी, है ना। देखिए अब इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो अलग हीट से 1 डिग्री बढ़ेगा। वाटर का बढ़ाना है, उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए अलग से, मतलब अलग हीट देना पड़ेगा। अगर मैं शहद का बढ़ा रहा हूं तो उसे हमें अलग हीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है सब्सटेंस की उसके ऊपर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब ये नेचर के अंदर ही आ गया कि अलग सब्सटेंस का भाई अलग हीट कैपेसिटी होगा, अलग सब्सटेंस का अलग हीट कैपेसिटी होगा, जिसको हमने सी से दिखाया। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को सी के लिए अरेंज करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू अपॉन डेल्टा टी ये हो गया। तो यहां से मैं एक इक्वेशन इसके लिए लिख सकता हूं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। इसे हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया, किसका, सब्सटेंस का, ठीक है, तो यहां पर आ गया 1, ये आ गया क्यू, मतलब इक्वल टू सी, हीट सप्लाइड। ओके, तो हीट कैपेसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हीट सप्लाइड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस।
कि किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ी उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो समझे हीट कैपेसिटी क्या होती है। अब हीट, इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि कैपेसिटी होती है किसी सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की, कि उस अपने अंदर वो कितनी हीट स्टोर कर सकता है, उसे भी हम हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए हीट कैपेसिटी, अब यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, अब अगर मैं 1 ग्राम के लिए बढ़ाऊं, जो मैंने सब्सटेंस लिया, ठीक है, 1 ग्राम लिया, 1 ग्राम लिया, तो इसको बोलूंगा मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि 1 ग्राम मैंने वाटर लिया, 1 ग्राम मैंने शहद लिया, 1 ग्राम मैंने इस स्पार्कर का टुकड़ा लिया, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो मुझे हीट वहां देनी पड़ी उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, आगे आता है मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम CS से डिनोट कर देते हैं। ओके, आगे आता है 1 मोल के लिए, अब मैं 1 ग्राम की बजाय कितना लेके चल रहा हूं, 1 मोल सब्सटेंस लेके चल रहा हूं। अगर सब्सटेंस 1 मोल है, इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो मुझे हीट देनी पड़ी उसे हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। इसे हम डिनोट करते हैं भाई CM से, या सिंपली आपको C भी लिखा मिल सकता है, उसे हम मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो अभी आपको इतना पता लगा कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। एक जो है सब्सटेंस का हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। 2 टाइप की मेनली पढ़ी जाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम के लिए होती है। इतना आया समझ में, आगे चले। अब देखो हीट कैपेसिटी ये वाली यहां पर बात कर लेते हैं। ये अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम करूं या कांस्टेंट प्रेशर करूं, अलग अलग हो सकते हैं। देखो टेम्परेचर तो अपना कांस्टेंट हो नहीं सकता, क्योंकि ये ही तो हमें चेंज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है टेम्परेचर तो हमने बढ़ाना है, इसे तो कांस्टेंट कर नहीं सकते। PV इक्वल टू nRT पे आओ, PV इक्वल टू nRT। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, R फिक्स होता है, T ये तो बढ़ाना है, ये फिक्स हो नहीं सकता, ना ही इसको हम फिक्स कर सकते। 2 चीजें और बच जाती है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर मैं पहले प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, क्या किया मैंने, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, क्या होता था, अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर चलिए। क्या था वहां पर, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा है। ध्यान में, पिछले वीडियो के अंदर ही मैंने करवाया है, जिसने नहीं देखा वो जाके देख लीजिए। डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा E क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट लॉ से कैसे ड्राइव करते हैं, वो चीज हम पिछले वीडियो के अंदर जान चुके हैं भाई। अब यहां पर देखो यही चीज हमें यूज करनी है। ये कहा था क्यू पी के ऊपर, और क्यू वी के ऊपर क्या था, डेल्टा ई था, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। ये 2 रिलेशन हमने पीछे पढ़े थे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको पीछे वाली चीजें हमेशा लेके चलनी है भाई। थर्मो क्या, अगर हम केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट पढ़ रहे हैं तो पीछे वाली चीजों को छोड़ नहीं सकते, सारी इंटरलिंक्ड होती है। तो जो है आप पीछे वाली चीजें मत भूलिए, उन्हें याद रखना है। तो अपने पास ये 2 इक्वेशन निकल के आई थी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कांस्टेंट कर दिया प्रेशर। अब जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर किया तो मैं इसे क्या हुई लिख दूं, C इज इक्वल एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी अपॉन डेल्टा टी। क्यू पी क्या है, डेल्टा H है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा H अपॉन में डेल्टा टी। ओके, तो ये दोनों रिलेशन हो गए। और इसको हम एट कांस्टेंट प्रेशर है तो CP बोल देंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए चलेंगे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV बोल दूं, हीट कैपेसिटी C एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू क्यू वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल होगा। क्यू वी किसके इक्वल है भाई, डेल्टा E के इक्वल है अपॉन डेल्टा टी हो गया। ओके, ये हो गया। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि हीट कैपेसिटी
जो हम कैलकुलेट करते हैं मेनली गैसेस के लिए करते हैं, गैसेस के लिए करते हैं, सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं करते। क्यों? पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि वॉल्यूम के अंदर चेंज जो है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेम्परेचर, और जो वॉल्यूम चेंज होता है गैसेस का वो सॉलिड या लिक्विड से ज्यादा होता है, तो हम वॉल्यूम के लिए सारी चीजें पढ़ते होते हैं। तो इसीलिए अपने पास जो हीट कैपेसिटी है वो हम पढ़ते हैं गैसेस के लिए। वहां पर जो गैसेस के अंदर जो Cp और Cv के अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये रिलेशन आपको याद रखना है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। ये अभी ड्राइव करके दिखाएंगे आपको कैसे आया, ये आपको याद रखना। लेकिन सॉलिड्स के अंदर या लिक्विड के अंदर लगभग Cp इक्वल होता है Cv की। ओके, वही एक कंप्रेसिबिलिटी वाला फैक्टर है कि वहां पर जो है वॉल्यूम का इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, वो नोटिसेबल नहीं होता। ओके, तो अपने पास ये चीज आई। Cp का आपको रिलेशन याद रखना है, Cv का रिलेशन याद रखना है। Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, क्या C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T होता है। अब वापस इसके पास आ जाओ, आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर, PV इक्वल टू nRT। थोड़ी सी सफलिंग करेंगे, हम क्या करेंगे वो इक्वेशन ड्राइव करते हैं अपनी Cp माइनस Cv वाली। चलिए जी करते हैं Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv वाली। अब मैंने क्या किया, देखो, क्या P इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, क्या V इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। ये चीजें तो हो रखी है। ओके, अब यहां पर आ जाओ, PV इक्वल टू nRT है, PV इक्वल टू nRT है। T तो अपना चेंज होगा, डेल्टा है, तो P डेल्टा V, अगर इसके लिए हम लिखे P डेल्टा V इज इक्वल टू n कॉन्स्टेंट है, R डेल्टा T लिख सकते हैं। ओके, अब इस इक्वेशन के अंदर मैं P डेल्टा V की जो वैल्यू है यहां से पुट कर देता हूं, R डेल्टा T वहां पुट कर देता हूं। ओके, तो यहां पर R डेल्टा T पुट करने पर मेरे पास ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस R डेल्टा T। हो गया, इतना हो गया, इतना आ जाएगा डेल्टा E प्लस R डेल्टा E प्लस R डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा H के इक्वल जो है अपने पास हो जाएगा। ओके, अब जो है आप इसे हम Cp लिखते हैं, इसको हम Cv लिखते हैं। यहां से आप डेल्टा H की वैल्यू निकालो, डेल्टा H इक्वल टू Cp डेल्टा T हो जाएगा। यहां से आप डेल्टा E की वैल्यू निकालो, Cv इंटू डेल्टा T हो जाएगा। ओके, सिंपल मैंने सफलिंग करी है, कुछ ज्यादा यहां पर जोर लगाने वाली चीज है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं मैंने। अब ये डेल्टा H की वैल्यू यहां से उठाओ, यहां डालो, डेल्टा E की वैल्यू यहां से उठाओ, यहां डालो। डेल्टा H की वैल्यू है Cp डेल्टा T इज इक्वल टू Cv डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। ओके, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसे डेल्टा T से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। जब डेल्टा T से आफ्टर डिवाइडिंग बाय डेल्टा T, आफ्टर डिवाइडिंग बाय डेल्टा T, ये क्या बन गया, ये बन गया Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। मतलब Cv को इस साइड लेके आए, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ओके, छोटे हैं भाई, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये रिलेशन हो गया। R की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, R की वैल्यू 8.314, ये जूल के अंदर। अगर कैलोरीज के अंदर लिखें तो नियरली अबाउट 2 कैलोरीज के इक्वल होती है R की वैल्यू। ओके, ये हो गया। तो मतलब Cp माइनस Cv इक्वल टू R। यहां से क्या पता लग रहा है, ये पता लग रहा है कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। Cp हमेशा बड़ा होगा Cv से, यहां से हमने जस्टिफाई कर दिया इस बात को। ओके, अब रेशियो की बात कर लेते हैं कि अगर गैसेस मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइएटोमिक है, उसके लिए जो Cp बाय Cv का रेशियो होता है वो हमेशा ही हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। और Cp बाय Cv को हम गामा बोलते हैं। आई होप आपने उतार लिया होगा। Cp बाय Cv, इसको हम गामा बोलते हैं, इनको रेशियो को।
और अगर कोई गैस मोनो एटॉमिक है, डाया एटॉमिक है या फिर ट्राया एटॉमिक है, इनके लिए क्या होता है भाई, ये कांस्टेंट होता है। और मोनो के लिए होता है 1.66, डाया के लिए होता है 1.40, ट्राई के लिए होता है 1.30। ओके, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट्री गैस इज फाउंड टू बी, स्पेसिफिक हीट दे दी भाई आपको, CS दे दी 0.313 जूल पर ग्राम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इफ द मोलर मास ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 40 ग्राम पर मोल। अगर मोलर मास आपको बता दिया, मोलर मास इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल, व्हाट इज एटोमिसिटी ऑफ गैस, एटोमिसिटी बतानी है आपको, एटोमिसिटी मतलब कि वो गैस मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है या ट्राइएटॉमिक है, वो हमें बताना है। कैसे बताएं? देखो एटोमिसिटी कहां से निकलती है, CP/CV इज इक्वल टू गामा, ये हमें पता हो, उसका रेशो हम CP या CV का रेशो हमें पता हो तो हमें पता लग जाएगा कि वो गैस मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइएटॉमिक है। अब क्या कैसे निकालेंगे, देखिए यहां हमें हिंट मिल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब CV हम निकाल सकते हैं। अगर अपने पास CV आ गया तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। R की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 8.314 जूल होती है। अगर मैं CV यहां से निकाल सकता हूं किसी भी तरीके से, तो मैं CP की वैल्यू भी निकाल दूंगा, और CP/CV गामा होता है, उसकी वैल्यू जैसे ही मेरे पास आ जाएगी तो मैं क्या बता दूंगा, उस गैस की एटोमिसिटी बता दूंगा। ये वही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, नीट जेईई के लेवल का है, ये वहां पर आपसे पूछा जा सकता है, आपको आने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि उसकी एटोमिसिटी क्या होगी, वो मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है या ट्राइएटोमिक है। अब देखिए क्या दे रखा है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, 1 ग्राम के लिए, ओके, और CV क्या होता है 1 मोल के लिए। अगर मैं CV को निकालने के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए निकल आएगा, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, निकल आएगा। CS अपने पास गिवन है, मोलर मास अपने पास गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, CV इज इक्वल टू 0.313 जूल पर ग्राम इंटू में मोलर मास इसका 40 दे रखा है, ओके, 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल के हिसाब से हमें दे रखा है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं मेरे पास वैल्यू निकल के आती है 12.52 पर मोल, ठीक है। हीट कैपेसिटी है तो जूल पर मोल, ओके, जूल पर मोल मेरे पास निकल के आ जाएगी। तो अपने पास CV निकल के आ गया, R की वैल्यू हमें पता है, तो यहां से हम CP की वैल्यू निकाल सकते हैं। CV की वैल्यू आ गई तो CV की वैल्यू यहां पुट करो, R की वैल्यू हमें पता है, तो CP इज इक्वल टू 12.52 जूल पर मोल प्लस 8.314, ऐड करो इसको 43802, 20.834 CP की वैल्यू निकल के आ गई। CV की वैल्यू मेरे पास ये रही, CP की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, तो CP/CV करो, CP की वैल्यू 20.834, CV की वैल्यू 12.52। अगर मैं इनका रेशो निकालता हूं तो क्या आता है, नियरली अबाउट 1.66 आता है। क्या आएगा भाई, 1.66 आएगा, और 1.66 किसके लिए होता है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए होता है। तो यहां से हम एटोमिसिटी बता सकते हैं किसी भी गैस की, ओके, यहां से हम एटोमिसिटी बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे हीट कैपेसिटी के ऊपर पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1 मोल जो सब्सटेंस है उसको हीट करने के लिए जो हम टेम्परेचर देंगे उसको क्या बोला जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी।
ऐसे आपसे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन सीरीज हम आगे अलग से लेके आएंगे जो स्पेशल नीट जेईई वालों के लिए होगा। वहां से आप कंसेप्ट पढ़ो और क्वेश्चन सोल्व करके देखना। ओके, ये हम डीपली में पढ़ रहे हैं, सारी चीजें बिल्कुल अंदर जाके घुस रहे हैं, यहां से कंसेप्ट अपना सारा क्लियर करते चल रहे हैं। तो ये अपना हीट कैपेसिटी का टॉपिक जो है यहां पर भाई ये कंप्लीट हो जाता है। अब जो आपने फॉर्मूले जो मैंने हाईलाइट करवाया ना, यही सारे फॉर्मूले से हीट कैपेसिटी का कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जो है शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।